मानसिक प्रक्रिया से गुजर रहा था और जिस प्रक्रिया से मुझे गुजारा जा रहा था उसके बारे में मैं थोड़ी टिप्पणी करना चाहता हूं, जिससे अंदाज़ा मिल सके कि देश के हालात क्या हैं और एक व्यक्ति की ज़िंदगी की परिस्थितियां क्या हैं। मैं आ तो रहा था उस व्यक्ति के नाम पर बने विश्वविद्यालय में, जिस व्यक्ति से आज तक किसी ने नहीं कहा कि तुमने अपना नाम नाना के नाम पर क्यों नहीं रखा। तो हमें नहीं मालूम कि नेहरू का नाम उनके नाना के नाम पर था या उनके दादा के नाम पर था, लेकिन नाम नेहरू था और जवाहरलाल नेहरू के नाम पर बने इस विश्वविद्यालय में मैं आया, जहां इतने शानदार छात्र पढ़ते हैं, जिसकी एक खूबी है कि दो लोग जेएनयू आते हैं, एक जो जेएनयू में आते हैं और एक जो जेएनयू नहीं आ पाते हैं। जो नहीं आ पाते हैं वो भी जब जेएनयू आते हैं तो जेएनयू के हो जाते हैं। तो ये जेएनयू की एक खूबी है और यहाँ आना अपने आप में एक डिग्री पाने के जैसा है। मेरी हमसफर दोस्त नैना कहा करती हैं कि बाहर तो तुम बोल लेते हो, फ्लूक में चल जाता होगा, लेकिन जेएनयू में बोलने जा रहे हो, थोड़ी तैयारी कर लो। यहाँ फ्लूक में नहीं चले, लेकिन आज मैं तैयारी करके नहीं आया। तो आ रहा था तो जब लोगों को बताना शुरू किया कि मैं जेएनयू में जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि अरे बताया नहीं, अकेले जा रहे हो। मैंने कहा हाँ मैं अकेले जा रहा हूँ। और तो जेएनयू में अकेले जा रहे हो? मैंने कहा मैं तो 3 लोगों के गुजरात में भी अकेले जाता हूँ। 2 लोगों का नाम आप जानते हैं, तीसरे का नाम आप नहीं जानते हैं, जिन्होंने आजकल एक ग्लोबल चैनल खरीदा है, गौतम अडानी का। ये इस देश की स्थिति है, ताकत है आपके पास, पैसा है और अब एक ग्लोबल चैनल नाम की एक दुकान है, लेकिन आपके बारे में जो दुनिया में चीजें छप रही हैं, आप उस ग्लोबल चैनल का कुछ नहीं कर पा रहे। आप आए थे एक चैनल को प्रोपेगेंडा का हथियार बनाने के लिए, लेकिन जब आपके सामने सच्चाई की खबरें खड़ी हुई तो आप उसका इस्तेमाल अपने प्रोपेगेंडा के लिए भी नहीं कर पाए। दरअसल झूठ की यही हालत होती है, चलता वो बहुत लंबा है, टिकता भी बहुत लंबा है, लेकिन जिस दिन भरभराता है उसके अपने हथियार काम नहीं आते। और यही हाल गौतम अडानी का हुआ और गौतम अडानी को आप आज के देश के हालात से अलग नहीं कर सकते हैं। उनकी मदद ना सत्ता में बैठे लोग कर पाए, ना वो अपने पैसे से खरीदे हुए तंत्रों से कर पाए अपनी मदद। तो ये जेएनयू को लेकर, यहाँ आने को लेकर जिस तरह से लोगों के मन में, जो मेरे शुभचिंतक हैं, दोस्त हैं, उनके जहन में जब ये बात आने लगी कि वहाँ क्यों जा रहे हो, वहाँ किसी के साथ जाना चाहिए था, अकेले क्यों जा रहे हो, तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, इस देश में धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन इसी धर्म ने हमें ये भी सिखाया कि किसी पर भी पीठ पीछे वार नहीं करते हैं और किसी अकेले पर हाथ नहीं लगाते हैं। तो कोई भी इतना धर्म विरोधी नहीं होगा कि मुझे अकेले पे हाथ डाल देगा। तो मैं अकेला ही आया। तो ये एक हालात हैं सर। 2014 के बाद जिस तरह से पहले ही दिन से मीडिया के न्यूज़ रूम के भीतर जो हमला हुआ था, उसको लेकर जो मेरी छटपटाहट थी वो आने वाले वर्षों में सही साबित होती चली गई। तब मुझे मेरे ही करीब के लोग कहा करते थे कि कुछ ज़्यादा आपकी प्रतिक्रिया है, बहुत तीखी है, सच्चाई ऐसी नहीं है और ये देश ऐसा नहीं है। देश कभी भी एक तरफा नहीं झुकेगा और ऐसा नहीं होगा कि न्यायपालिका ख़त्म हो जाएगी, इंसाफ के मायने ख़त्म हो जाएंगे, आवाज़ें बंद हो जाएंगी, लेकिन ये सारी बातें धीरे धीरे सांस्थानिक इंस्टीट्यूशनल रूप से सही होती चली गई। ये जेएनयू अनाम छात्रों का भी है, लेकिन जैसे ही इस जेएनयू को आप कन्हैया का जेएनयू और उमर खालिद का जेएनयू कहते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं। तब वो जेएनयू सिर्फ जेएनयू का नहीं हो जाता है, उन तमाम चुप्पियों पर एक सवाल के रूप में खड़ा हो जाता है कि उमर खालिद के साथ जो कुछ भी हुआ हो रहा है। हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जामिया, जब एक जेएनयू का मेयार गिरा दिया गया तो बगल में जामिया पर भी हमला हुआ और वो भी अपने आप को नहीं बचा सका।
उसके छात्रों के खिलाफ जो पहला फैसला आता है और उसमें जज की जो टिप्पणी है, उस टिप्पणी पर देखिए हाईकोर्ट का फैसला आता है। तथ्य तो एक ही हो सकता है कि